अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके अपने अंदर इस वक्त हलचल चल रही है, इसके बावजूद वो बड़े से बड़ा फैसला दे रही है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल की। उसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को रिलीफ मिला और अब साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तल कर दी गई है। यकीनी तौर पर यह फैसला तहरीक इंसाफ के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित हुआ है। अदालत के बाहर पीटीआई ने जश्न मनाया, नारेबाजी की। पीटीआई रहनुमाओं ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया। यह वही केस है जिसमें अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। ताज्जुब की बात यह है कि एफआईए की प्रोसिक्यूशन टीम उस वक्त केस में जुर्म साबित करने में कामयाब हुई थी जिस पर खुसूसी अदालत ने कहा था कि इस्तगासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। लेकिन अब वो सबूत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को इस केस में बरी क्यों नहीं करा पाए। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के हुक्म का फैसला आने पर पंजाब असम्बली में नारे लगाए गए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन रुकन राना शहबाज ने हाथ हवा में लहराकर खुशी का इजहार किया और पीटीआई अरकान ने फैसला सुनकर डेस्क बजाए खुशी का इजहार किया। ये वो केस है जिसमें हुकूमत बड़ी बढ़ के मारा करती थी। हुकूमत ने इस पर पूरा नैरेटिव बिल्ड किया था। हुकूमती बयानिया ये था कि साइफर केस बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है और ये वो केस है जो बानी पीटीआई को सजाए मौत तक लेकर जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेट जो सज़ा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की वो अपनी जगह पर। लेकिन सिर्फ बयानिया ये काफ़ी नहीं है। प्रोसिक्यूशन को चाहिए था कि वो स्ट्रॉन्ग केस बनाती, प्रोसिक्यूशन साबित करती, लेकिन साबित करने में नाकाम रही। हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम ज़रूर लगाएगी, कहेगी और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेगी, लेकिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग के साथ जुर्म को साबित करना भी तो ज़रूरी है। यहाँ ये काबिल ज़िक्र है कि साइफर का मामला पहली बार 27 मार्च 2022 को उस वक्त के साबिक वज़ीर आज़म ने एक जलसे में अवामी सतह पर उठाया था। जलसे के दौरान बानी पीटीआई ने अपनी जेब से ख़त निकालकर दावा किया था कि उनके खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद बैरूनी साजिश का नतीजा थी, बैरूनी मुदाखलत हो रही थी, गैर मुल्की साजिश थी और उन्हें इक़्तिदार से हटाने के लिए बैरून मुल्क से फ़ंड्स भेजे गए थे। मुबैना तौर पर साइफर 7 मार्च 2022 को अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पेश करने और इस पर वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का इजलास तलब करने से एक रोज़ कबल भेजा गया। बादअज़ा पीटीआई हुकूमत ने इस सिफारती केबल, डिप्लोमेटिक केबल को अपना इक़्तिदार ख़त्म करने की साजिश करार देते हुए इस पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुलाया था। इजलास में मरासले को पाकिस्तान के मामलात में खुली मुदाखलत करार देते हुए इसका सिफारती तौर पर जवाब देने के अज़्म का इजहार किया था। 9 अप्रैल 2022 की रात कौमी असम्बली में उस वक्त के वज़ीर आज़म के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद 174 वोटों के साथ कामयाब हो गई थी, जिसके बाद बानी पीटीआई मुल्क के वो पहले वज़ीर आज़म बन गए जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। हुकूमत की तब्दीली के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का एक और इजलास हुआ, जिसकी एलामिया में कहा गया कौमी सलामती कमेटी को एक आला तरीन सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने दोबारा मुतला किया है कि उन्हें किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। बहरहाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सज़ा को कलअदम करार दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साबिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। बेंच में चीफ जस्टिस साबिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हुए। इससे कबल साइफर केस की समाअत के आगाज़ में बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर अदालत के सामने पेश हुए, जबकि एफआईए के प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी अदालत में गैर हाजिर थे। मावन वकील ने बताया कि कुछ वक्त दे दे, 20 मिनट तक आ जाएंगे, जिस पर अदालत ने कहा कि हमने रेगुलर डिवीजन बेंच कैंसिल किया ताकि ये केस सुन सके। तो वकील प्रोसिक्यूशन का कहना था कि जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब 20 मिनट में आ रहे हैं। अदालत ने कहा कि हम सिर्फ आपके लिए बैठे रहे और कोई काम नहीं, हमने रेगुलर डिवीजन बेंच कैंसिल किया है। क्या हामिद अली शाह साहब ने वकालतनामा वापस ले लिया है? तो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हामिद अली शाह से बात हुई है, वो वालदा के पास अस्पताल में है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमने 11 बजे के वक्त का पहले ही बता दिया था। तो प्रोसिक्यूशन का कहना था कि सलमान सफदर बेशक दलाइल का आगाज़ कर दें। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि आज़म खान ने साइफर बानी पीटीआई को दिया, इस मुतालिक कोई दस्तावेज़ नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि इस मुतालिक तो आपके क्लाइंट का अपना एतराफ़ भी मौजूद है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि ये तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो बातचीत करें, कानून वाज़े और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन ने केस साबित करने की जिम्मेदारी पूरी करनी है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के लिए सरकारी तौर पर मुकर्रर करदा वकला सफाई से अदालत ने मुकालमे में कहा कि आपने इससे पहले सजाए मौत का कोई ट्रायल किया है, इन मुकदमात की तफसील दें। तो वकील बानी पीटीआई ने कहा कि ये कैसा चार्ज है कि साइफर पास रख लिया, गुम किया या किसी को दे दिया, साइफर गुम गया तो फिर साइफर पास रखने का चार्ज कैसे लग सकता है। वकील ने मजीद कहा कि प्रोसिक्यूशन ने इजाफी दस्तावेज़ की दरख्वास्त दी, जिसका मतलब है केस साबित नहीं कर सके। जब मुतला कर दिया गया था तो बुक रूल्स के मुताबिक उन्होंने इंक्वायरी नहीं बिठाई। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, मामूली लापरवाही से क्रिमिनल एक्ट साबित नहीं होता।
दलाइल सलमान सफदर बैरिस्टर सलमान सफदर की अदालत में जारी रहे। प्रोसिक्यूशन से सवालात हुए मगर प्रोसिक्यूशन अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रही। अब जजेस रिमार्क्स देने के बाद उठकर अपने चैम्बर में चले गए। 10 से 15 मिनट बाद आए तो मुख्तसर फैसला सुनाया गया। अब इस फैसले के आने के बाद यकीनन हुकूमत दबाव में होगी। बानी पीटीआई और पीटीआई स्टेट कर रही है, अपने बयानिए की फतह करार दे रही है। हुकूमत पर क्या दबाव और क्या हुकूमत इस फैसले को अल्टीमेटली चैलेंज करेगी, कोई अपील करने का इरादा रखती है? ज़रा इस हवाले से कंफर्म कर रहे हैं कि हुकूमत शायद तैयारी कर रही है कि इस पर कोई अपील की जाएगी। ज़ाहिर है इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है बैरिस्टर साहब, साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बाइज्जत बरी कर दिया है। ये वही केस है जिसमें आपकी हुकूमत ने यानी पीटीआई के पॉलिटिकल अपोनेंट्स ने बड़ी कमाल महारत से एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया था, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये डिसीजन तो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को विंडिकेट कर रहा है। कितना बड़ा धचका है ये आपके और आपकी हुकूमत के लिए? रेहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो क्योंकि अभी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें वाज़े तौर पे हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया गया है। जहाँ तक देखें साइफ़र की बात है, साइफ़र केस इससे कोई जुटला नहीं सकता कि साइफ़र एक हकीकत है, और बानी पीटीआई ख़ुद 12 दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि साइफ़र मेरे से गुम हुआ है। फिर उनकी रिकॉर्डिंग्स थी जिस पे वो कहते थे कि साइफ़र के साथ हमने खेलना है, और वाक़तन इस मुल्क की कौमी सलामती के साथ खेला गया और देखा गया कि किस तरह नेशनल सिक्योरिटी को एट पेरिल लेके आई एक मखसूस सियासी जमात, और उस मखसूस सियासी जमात के जो बानी हैं, बानी पीटीआई, उन्होंने 12 दफ़ा इस चीज़ का जिक्र किया कि ये साइफ़र उन्होंने अपने लहराया भी ये जलसे में। ये भी अवाम ने देखा कि अप्रैल 22 का जो जलसा था उसमें भी उन्होंने लहराया। तो साइफ़र कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये एक आपका कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था, एक नेशनल सिक्योरिटी बैरिस्टर साहब ये पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए ये बात आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या टॉक शोज में तो हो सकती है, बट दिस वाज सपोज्ड टू बी प्रूवन इन द कोर्ट। प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये ओनस था कि वो प्रोसिक्यूशन साबित करती कि साइफर एक हकीकत है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, कैसे 5C 5D ये क्लॉजेस कैसे लगती हैं। दिस वाज सपोज्ड टू बी डन बाय द प्रोसिक्यूशन, जो नहीं कर सकी। नहीं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अगर देखें प्रोसिक्यूशन की परफॉर्मेंस के ऊपर, या प्रोसिक्यूशन अगर अपना केस प्रूव नहीं कर सकी या केस इन पॉइंट जो उनका था वो प्रूव नहीं कर सकती, तो हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो मुल्ज़िम को ही जाता है। ये कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स भी हैं। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, इस नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे सियासत हुई, ये पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, ये हकीकत है आपकी और हमारे मुल्क पाकिस्तान की कि एक इतना कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो कि इतना सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर सियासत की गई एक मखसूस सियासी जमात से, तो आज तो पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। बात यह है कि कल को कोई भी लीडर, कोई भी सियासी जमात उठ के कोई भी कथा कलामी के लिए माजरत, ये सवाल हुआ ना आज कोर्ट में, ये सवाल प्रोसिक्यूशन से किया गया कि आप ये कहते हैं कि हमारे मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, किसके साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, किस तरीके से हुए, ये बताइए। फिर ये हुआ कि 8 कॉपीज़ इसकी मौजूद थी, 1 कॉपी पर सवाल उठ रहा है, बाकी 7 जो बाद में आई मुकदमे के इंदराज के बाद। अब ये क्या मामला है, इसको भी टेकअप किया जाना चाहिए, इसको प्रॉप करें कि फिर वहाँ पर ये केस क्यों नहीं खुला। अब आज़म खान से मुतालिक बात हुई तो बड़े बुनियादी सवालात थे जिसका प्रोसिक्यूशन जवाब देने में नाकाम रही है। सर मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अब गवर्नमेंट का जो काउंटर स्ट्रैटेजी है वो होगी क्या? डिसीजन तो आ गया है कोर्ट का। देखिए, इससे पहले कि मैं इस बात का आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले ये बात देखनी है कि आज़म खान साहब ने उनके ख़िलाफ़ गवाही दी। आज़म साहब ने कहा, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक़्त, उन्होंने कहा कि ये साइफ़र वापस नहीं गया। लेकिन बानी पीटीआई कहते हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म है, उन्होंने कहा कि हाँ मेरे से गुम हुई है कॉपी। तो देखें, एक मुजरिम ख़ुद जो है वो इस चीज़ का एतराफ़ कर रहा है, जो कह रहा है कि हाँ मेरे से गुम हुई है, मैंने गुमाई है, उसने लहराई है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो आपका सवाल है, अब इसी के ऊपर सवाल हो जाए ना सर। इसी पे ये देखिए, ये जो बात आपने की है सर, आप क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी से सर, आप लीगल फ्रेटर्निटी से ज़मीन, इसी के ऊपर सवाल है कि बानी पीटीआई जो कह रहे हैं कि साइफर की कॉपी गुम हुई है, अब तो जाहिर है वो अंडर कस्टडी है, उनके स्टेटमेंट के तो लीगल हैसियत कोई नहीं है। और आज यही बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ये प्रोसिक्यूशन साबित करे ना कि वो कॉपी थी, आज़म खान ने दे दी थी और फिर बानी पीटीआई से गुम हो गई उस वक्त जब वो वज़ीर आज़म थे। ये भी प्रोसिक्यूशन ने साबित करना था और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले, जजमेंट्स, अदालती नज़ायर, साइटेशंस पढ़कर सुनाई गई।
आपकी बात दुरुस्त है, ये प्रोसिक्यूशन नहीं प्रूव करना था, लेकिन आपका ये सवाल जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी के हवाले से है, मैं ये दोबारा वाजे कर दूं कि गवर्नमेंट को और प्रोसिक्यूशन को एक ही जो है वो सफ़ में ना देखें। आप इसको जो डिस्टिंक्टिफाई करना है, जो इसकी एक सेपरेशन है, उसको देखना ज़रूरी है कि जब फैसला आएगा तो ये गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं करना कि हमने अपील में जाना है कि नहीं जाना है। ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, प्रोसिक्यूशन खुद फैसला करेगी कि अगर उसमें कोई ऐसी लीगल लिकूनास थे आज के फैसले के हवाले से तो फिर प्रोसिक्यूशन उसको चैलेंज करेगी। लेकिन क्योंकि तफसीली फ़ैसला अभी तक नहीं आया, तफसीली फ़ैसला आ जाए तो फिर उस तफसीली फ़ैसले को पढ़ के देख के अगर उन्होंने समझा कि इसमें वाज़े तौर पे कोई ऐसी लीगल मिस्टेक हुई है या कोई ऐसा एविडेंस है जो अप्रिशिएट नहीं हो सका, तो प्रोसिक्यूशन राइट रखती है इसको चैलेंज करने के लिए, और वो प्रोसिक्यूशन का काम है, हुकूमत का काम नहीं। देखिए, ये तो इस सारे मामले की लीगल साइड है, लेकिन अब इसकी एक पॉलिटिकल साइड भी है। पॉलिटिकल साइड ये है कि साइफर का जो केस बानी पीटीआई और शाहमूद कुरैशी के अगेंस्ट बनाया गया, आज वो दीवार, वो इमारत जो बड़ी सूरत के साथ तामीर की गई थी, वो धड़ाम से नीचे गिर गई है, जिससे पीटीआई सेलिब्रेट कर रही है। बानी पीटीआई का नैरेटिव मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो जिन्होंने ये इमारत तामीर की थी, आज वो इमारत ज़मीन बोस होने से वो बयानिया भी दफन हो गया है। ये तासुर बड़ी तेज़ी से तकवीत पा रहा है। रेहान साहब, मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा। हाँ, ऑब्वियसली उनकी जमात के एक लीडर को रिलीफ मिला है, बल्कि 2 लीडर्स को रिलीफ मिला है। ऑब्वियसली ये अदालतें हैं, हमारी जमात के लीडर्स को भी इन्हीं अदालतों से रिलीफ मिला, तो ये बात नहीं है। बात ये है कि एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न जो है, मेरा बड़ा एक पर्टिनेंट और वैलिड क्वेश्चन है आपसे कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो सियासत की गई, अब कल को कोई सियासी जमात, कोई सियासी लीडर उठ के कोई एक ऐसा कॉन्फिडेंशियल या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट उठा के उस पर सियासत करेगा, तो इसका एक पॉलिटिकल पहलू ज़रूर है। लेकिन अब हमने एक पेंडोरा बॉक्स ये खुल गया है इस तमाम तर आज के फैसले के बाद कि कल को कोई भी लीडर, कोई सियासी जमात अगर नेशनल सिक्योरिटी को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेगी तो फिर उसकी पूछताछ नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि इसको नेशनल सिक्योरिटी के एम्बिट में देखना चाहिए था, और इसको उस पर्व्यू में देख के, मेरे ख्याल से उस लेंस से देखना चाहिए था जो एक आपकी कौमी सलामती के हवाले से थी, बिकॉज अभी आपने अपनी कौमी सलामती को एट रिस्क कर दिया है। अब कोई भी ममालिक हैं, वो अगर हमारे सफ़ीर या मंदूब बाहर ममालिक से हमें साइफर या ऐसी कोई डिप्लोमेटिक केबल भेजते हैं हमारे दफ्तर ख़ारजा को, तो वो डेफिनेटली अब शायद कतराएंगे भी, या वो उस तरह की रिपोर्टिंग शायद नहीं हो सकेगी। तो इसको इस पैराए में भी देखना ज़रूरी है कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क है, और उसके ऊपर जो कॉस्ट आई है, मैं समझता हूँ कि ये इस पैराए में देखना चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिकल एंगल से। मेरे साहब, एक सादा सा सवाल है, वो साइफर की कॉपी कहाँ है? ये तो खुद शहबाज शरीफ साहब कह चुके कि वजारत ख़ारजा में पड़ी हुई है। वज़ीर आज़म अब इस वक्त, क्योंकि आपकी हुकूमत है, आपको तो अंदाज़ा होगा, या वो गुम गई है, कहाँ है इस वक्त? साइफर की कॉपी कहाँ एग्जिस्ट करती है? देखें जी, साइफर की जो कॉपी है उस पर बड़े सवालात हैं, क्योंकि मखसूस कॉपीज़ होती हैं, और वो आपने देखा कि ड्यूरिंग ट्रायल भी और ड्यूरिंग रिपोर्टिंग भी पता चला कि किस किस के पास कॉपी थी। वो जो कॉपी बानिया पीटीआई के पास थी, वो कॉपी मिसिंग है। अगर वो कॉपी उनके पास नहीं है, और वो आज़म साहब भी कहते हैं कि कॉपी मैंने इन्हीं को दी थी, और वो कहते हैं मेरे पास नहीं है, तो फिर कॉपी कहाँ है? ये बड़ा एक सवाल है। ये ऑब्वियसली एक ऐसा सिचुएशन है कि जिसके ऊपर दफ्तर ख़ारजा को एक्शन लेना चाहिए, दफ्तर ख़ारजा को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वो साइफर की कॉपी अगर उनके पास से बरामद नहीं हुई तो ये कहाँ छुपा के बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियसली हुकूमत को भी जो है वो इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, या इस पर कोई कमीशन बनना चाहिए जिससे ये फिजल आउट हो सके और मामला जो है बेहतर तरीके से अवाम के सामने आ सके कि वाक़तन जो एक मिसिंग कॉपी है साइफर की, वो कहाँ पे पाई जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में तो एक इंसान एतराफ़ कर चुका कि मेरे से गुम हो गई और उसके कब्ज़े में थी, तो फिर उसी से गुम हुई, और वो कहाँ लैंड हुई, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। बैरिस्टर साहब, लास्टली, अब बानी पीटीआई पर जो केसेस का शिकंजा है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ता जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर ज़मानत हो, साइफर केस में ज़मानत हो, इद्दत में निकाह केस ज़रूर था, वो भी शायद फ़ैसला आ चुका होता अगर वो केस ट्रांसफ़र ना होता, वो आज कर दिया गया है। तो दिखाई तो ये दे रहा है कि अब तो कोई शिकंजा, वो टाइटन अप नहीं है स्क्रूज़, तो
क्या क्या फिर इसका मतलब ये समझा जाए कि इद्दत में निकाह केस में जो ट्रांसफ़र हुआ और फिर शाहमूद कुरैशी पर कुछ केसेस जो हैं वो रीओपन किए गए, तो अब सिर्फ कोशिश ये की जा रही है कि जितनी देर तक इनको बिहाइंड द बार्स रखा जा सकता है रखा जाए, मगर कितनी देर तक और कितनी देर तक होगा, और फिर ये सारे मामले को अब किस तरह से समेटना कैसे है सर? रेहान साहब, देखें, मैं आपको ये वाज़े तौर पे बता दूं, हुकूमत की कोई ख्वाहिश नहीं है किसी को जेल के पीछे रखने की, ना हुकूमत इस चीज़ में बिलीव करती है। हाँ, अगर आइन और कानून के मुताबिक किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम है और वो अगर अदालतों के ज़रिए अपना केस लड़ते हैं और अदालतों के ज़रिए अगर रिलीफ मिलता है दैन सो बी इट, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। एंड जहाँ तक आपने बात की 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो ओपन एंड शट है केस है, अलकादर यूनिवर्सिटी वाला। दूसरा इद्दत वाला जो केस है वो अब री ट्रायल पे चला गया है, वो दोबारा अभी कोई जज साहब, माजत नॉट री ट्रायल, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, वो उसकी जो अपील है वो उन जज साहब ने नहीं सुनी और वो अब किसी और जज साहब के पास जाएगी, वो अपील सुनेंगे। जहाँ तक दूसरी जो बात है, PTI की ट्विटर हैंडल से या एक्स हैंडल से जो ट्वीट हुई है, जो उन्होंने एक म्यूटिनी की कोशिश की है, जो एक नेशनल सिक्योरिटी, अगेन आपकी मुल्क की कौमी सलामती पे हमला किया गया है, वो अगेन अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो ये हुकूमत को शौक नहीं है कि केसेस बनाए और केसेस बना के किसी को जो है सलाखों के पीछे रखे, लेकिन उनके अपने इक़दामात ऐसे हैं, उनकी अपनी की भी बातें ऐसी हैं, उनकी अपनी की भी हरकत ऐसी हैं कि वो कानून और आइन के ज़ुमरे में आती हैं और उन पे केसेस बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने आज समाअत की। मखसूस नशिस्तों के केस का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस हवाले से सूरत हाल दिलचस्प होती चली जा रही है। आज जब समाअत शुरू हुई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी रोस्टम पर आए। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल दिए और उस पर जो दीगर फरीकैन हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, जिनके बारे में ये तासुर है कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों को माले गनीमत समझ कर हत्या लिया और हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल करके मज़े लूटते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच ने जब इसको सस्पेंड किया तो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा था, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के दोनों के डिसीजंस को मुअत्तल करके ये मामला जजेस कमेटी को भिजवाया गया था। अब 13 रुकनी जो फुल कोर्ट है उसने डिटर्मिन करना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशस्तें वापस मिलती हैं या फिर ये नशस्तें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं दीगर पार्टीज़ पे। इस पर्टिकुलर मैटर पे जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ ज़रूर मौजूद है, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े अपने वकील कामरान मुर्जा की वसातत से इस पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं कि ये नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं कि ये नशस्तें उनकी हैं। अब इस लीगल बैटल ग्राउंड के ऊपर दोनों मुख्तलिफ अंदाज के अंदर अपना केस लड़ रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि एक तरफ वो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ चलने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नज़रियाती तौर पर इख्तलाफ मौजूद है। पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में इस वक्त दोनों का मौक़िफ़ किस तरह कदर मुश्तरक दिखाई देता है, ज़रा सबसे पहले आपको मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट सुनवाते हैं, वो क्या कह रहा है। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात और उनके नताइज को मुस्तरद कर दिया। वोट अवाम का हक है, हुकूमतें बनेंगी तो अवाम की मर्जी से बनेगी। इन असम्बलियों को हम एस्टेब्लिशमेंट की असम्बलियां कहते हैं, ये अवाम की नुमाइंदा नहीं, उसमें अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हदफ भी वही है जो मौलाना फजलुर रहमान का है। रूट मुख्तलिफ हो सकता है, वो हमीदुर रहमान कमीशन को बेस बना के मुक्तदरा के ऊपर तनकीद कर रहा है। कमीशन की रिपोर्ट को कहा है कि पढ़ो, तो क्या गलत बात की? कमीशन आपका बनाया हुआ, कमीशन भुट्टो साहब का बनाया हुआ और एक दयानतदार आदमी जैसे हमीदुर रहमान रिपोर्ट लिखी। दयानतदार जज थे और उनके बेटे इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, बाब अख्तियार हैं, उनके पास मौका है, अपने माजी से सीख सकते हैं। ये जो मैंडेट मिला है ये अजमाए उम्मत है, इस माना करते सियासी इजमा है। इसी कदर करो, बात करो, ना कि ये कहो कि सब लोग गुमराह हो गए।
इस वक्त JUIFA के मरकजी रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें देने का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और 13 रुकनी बेंच के सामने JUIFA का जो है वो फ़र्क स्टांस है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बिल्कुल 180 डिग्री पर खड़ी हुई है। नज़रियाती तौर पर इख्तलाफ मौजूद है, इस इख्तलाफ के बावजूद क्या कोई इत्तेहाद या इंज़माम मुमकिन है PTI और JUIFA का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रेहान भाई। देखिए, जहाँ तक आपकी सवाल का ताल्लुक़ है मखसूस नशस्तों से जो आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट के ज़ेर एहतमाम वज़ीर समात रही मखसूस नशस्तों की केस, और हर फरीक के वकला वहाँ अपनी महारत के मुताबिक वो दलाइल देते रहे, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी वकला मौजूद थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, और हो सकता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी हो, PTI के भी, ये सब के सब मौजूद थे। अब सवाल ये है कि मखसूस नशिस्तें आइनी या कानूनी तौर पर हक़ किसका है, ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया, अब फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देगी, यह महज कानून ये समझती है कि कानून के मुताबिक क्या फ़ैसला देना है और कानून ने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, या आइन के मुताबिक फ़ैसला करना है, और आइन क्या इस फ़ैसले के हवाले से आइन की क्या रहनुमाई है। तो मेरे ख्याल में इसको सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दे। अब यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, मैटर इज सब्जुडिस इन द कोर्ट। हाफिज़ साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम फे को अगर नशस्तें मिलती है तो ज़ाहिर है PTI को नहीं मिलेगी। मैं अर्ज़ करूँ, मेहरबानी करें, मैं अर्ज़ करूँ, मैं JUI ने ये नशस्तें बज़ोर बाजू नहीं ली है PTI से, बल्कि कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक दी गई थी, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के मुताबिक। आज अगर सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करती है कि नहीं ये किसका हक़ बनता है, A का, B का, C का, जिसका भी हक़ बनता है, तो कानून और आइन के मुताबिक वो फ़ैसला करेंगे। तो लिहाजा इसको अदालत पर छोड़ दे, अदालत जो भी फ़ैसला करेगा उनकी मर्ज़ी है। ठीक, इसके बावजूद आप समझते हैं कि JUIFA और PTI में ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है, इत्तेहाद हो सकता है, इकट्ठे मिलकर जो स्ट्रगल है वो जारी रखी जाएगी, ये आप समझते हैं कि उसमें कोई रखना नहीं आएगा इसकी वजह से? नहीं, एक मैं बात कर लूँ। देखिए, JUI और PTI की अब इत्तेहाद नहीं है। JUI अपने तरीके से तने तनहा तहरीक चला रही है और PTI अपने तरीके से उनका अपनी हिकमत अमली है। अब आगे जब हम इत्तेहाद करेंगे, अभी तक कोई इत्तेहाद का फ़ैसला नहीं हुआ। जब इत्तेहाद की नौबत आएगी, ये कब आएगी, इत्तेहाद होगी न होगी, ये बात की बात है। तो क्या वजह है इत्तेहाद हो नहीं पा रहा है? क्योंकि मुलाकातों के द्वार तो हुए। PTI आई है, PTI की वफद आया है मौलाना के पास, बार बार वो राबिते कर चुके हैं, तो राबिते के हद तक तो राबिते मुस्बत है, लेकिन इत्तेहाद का फ़ैसला नहीं हुआ है। डेडलॉक कहाँ है हज़रत, किस जगह पर डेडलॉक आ रहा है? PTI क्या कह रही है और आपका जो नुक्ता इख्तलाफ है वो क्या है? देखिए, डेडलॉक की नौबत आई नहीं है। बाकायदा ऑफिशियली तौर पर, बाकायदा रस्मी तौर पर मुज़ाकरात इत्तेहाद के लिए शुरू ही नहीं हुई है। हम मुज़ाकरात के टेबल पर अभी तक बैठे ही नहीं है कि हम चलो जाएंगे इत्तेहाद की तरफ, तो TOR क्या होना चाहिए। ये डेडलॉक तो उस वक्त आएगी जब आप TOR मुरतब करने के लिए एक दूसरे के सामने बैठेंगे, मुज़ाकरात शुरू होगी, उस इत्तेहाद के लिए मुश्तरका नुकात पर बाकायदा मुआहदा होगा तहरीरी। जैसे हम PDM की 10 जमातों में हमने एक मुआहदा किया 26 नुकात पर मुश्तमिल, तो इस तरह का एक मुआहदा होगा, TOR होगी जब हम बैठेंगे। ये उस वक्त जब हम बैठेंगे, अभी तक तो वो नौबत आई नहीं है, अभी तो सिर्फ राबिते। मुझे याद है लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब थे, उनके साथ दीगर ज़ोमा थे PTI के, वो मुलाकात के लिए पहुंचे थे मौलाना फजलुर रहमान से, JUI के वफ़द से। उस पर ये बात हुई थी कि TORs के हवाले से बात हुई है कि हम पहले TORs फ्रेम करेंगे, जैसे आप फरमा रहे हैं। तो क्या TORs कोई बना रहा है, कोई कमेटीज़ तश्कील दी जा चुकी हैं जो TORs के ऊपर काम कर रही? नहीं, अभी तक कोई कमेटी तश्कील नहीं दी गई है कि वो TOR बना रही है। अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है।
ये अभी तो आपको मालूम है बखूबी कि PTI का जो हिकमत अमली है और उनकी जो सियासत है, उनके अंदाज़ है, वो अपने तरीके से चला रहे हैं, उनकी एक्टिविटी है। और जमीयत उलमा इस्लाम अपने तरीके से, अभी दोनों तरफ से किसी किस्म की कमेटी नहीं है, न मुज़ाकरात है। देखिए हदफ तो बज़ाहिर मुश्तरक रखता है PTI का भी और JUIFA का भी। जिस तरीके से एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो नैरेटिव है, बड़ा सख्त बयानिया मौलाना फजलुर रहमान भी लिए हुए हैं और उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लिए हुए हैं। महमूदुर रहमान कमीशन की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर एक कैंपेन चल रही है, सोशल मीडिया खासा एक्टिव है। क्या समझा जाए, जब कॉमन एजेंडा है, डेस्टिनेशन सेम है, रूट मुख्तलिफ है, कहाँ बयानिए में कोई इख्तलाफ है? आपको लगता है PTI ने जो बयानिया लिया हुआ है वो कोई मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है? देखिए, आपने भी उसी बात को, मेरे ख़्याल में उसी सवाल को दोहराया, लेकिन किसी और शक्ल में, किसी और सूरत में। देखिए, सोशल मीडिया की बात हो या महमूदुर रहमान कमीशन की बात हो या इदारे हो, देखिए जमीयत उलमा इस्लाम ने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद फ़ौरन बयानिया दिया कौम को। 8 फरवरी की इलेक्शन को JUI ने मुस्तरद कर दी, तहरीक चलाने का ऐलान किया और साथ आगे ये इजाफ़ा भी JUI ने की है कि हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, फ़ौरन मुल्क में इलेक्शन का ऐलान हो और इस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर रहे, आइन के हो। बहुत बहुत शुक्रिया। नफरत अंगेज मुहिम इस बार मोदी को इलेक्शन में उतनी मदद नहीं दे सकी जितना पहली बार मोदी को इसका ऑप्टिक्स में फ़ायदा होता रहा है। मोदी का मुस्लिम और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का चूरन इस बार भारतीय इलेक्शन में बिक नहीं सका है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक उनको 400 सीटें नहीं मिल पा रही, 300 से 305 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं, जो कि सादा अक्सरियत है। मोदी का 2/3 अक्सरियत लेने का ख्वाब महज ख्वाब ही रह गया है। मोदी 2/3 अक्सरियत लेने की इसलिए कोशिश कर रहे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बड़ी तब्दीलियां की जाए। मोदी चाहते थे कि हिंदुस्तान का नाम तब्दील कर दिया जाए, इसका आइन तब्दील कर दिया जाए, इस रियासत को एक खालिस हिंदू मजहबी रियासत बना दिया जाए। मोदी ने इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत नफरत फैलाई, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई, दीगर अकलियतों को भी टारगेट किया गया। वो नफरत की सियासत के जरिए 400 सीटें हासिल करना चाह रहे थे। तमाम दर जोर लगाने के बाद, पाकिस्तान का मजाक उड़ाने के बावजूद वो 400 नशिस्तें हासिल करते दिखाई नहीं दे रहे। अब तो मोदी की ज़हनी हालत पर भी लगी है और ये बात मोदी के अपने कर रहे हैं। मोदी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जा चुके हैं कि वो अपने आप को भगवान समझने लगे हैं। इस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर अगर मोदी एक बार फिर भारत के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होते हैं तो भारत का अल्लाह ही हाफिज़ है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।